हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। रविंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं नरपत सिंह आज आपको विषय हिंदी के टॉपिक भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय का अध्ययन करवाने जा रहा हूं, तो आप सभी ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करें। आज का हमारा प्रकरण है भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। पेरेंट्स से आज हम बात करेंगे भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। ये हमारे हिंदी विषय में लगभग शुरुआती कक्षाओं से लेकर कंपटीशन तक काम में आने वाला टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम भाषा शब्द के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के आधार पे हम देखते हैं तो इस भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भास धातु से। किससे हुई है? भास धातु से। अब इस भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, तो सबसे पहले हमारे एक प्रश्न उत्पन्न होता है यहाँ कि ये धातु किसे कहते हैं, और ये भास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि धातु क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो हिंदी व्याकरण में हम जिसे क्रिया कहते हैं उसे संस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये भास धातु कौन सी विषय से है? तो ये हमारी मूल भाषा। कौन सी भाषा से? मूल भाषा। जहां भी मूल भाषा का नाम आता है तो मूल भाषा का नाम आते ही प्यारे स्टूडेंट्स आपको समझना है कौन सी भाषा की बात है? संस्कृत। कौन सी भाषा की बात है? संस्कृत। अब भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हो गई। इस भास धातु का अर्थ क्या होता है? क्या समझेंगे इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब एक बार पुनः आज के जो हमने टॉपिक शुरू किया है इसका पुनः रिवीजन करते हैं। मैं कम से कम एक एक टॉपिक का 4 से 5 बार रिवीजन करवाऊंगा, तो बड़े ध्यान से समझ जाए। आज का हमारा टॉपिक है भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। इसमें सबसे पहले हमने चर्चा की भाषा की। तो भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है भास धातु से। कौन सी धातु से हुई है? भास धातु से। भास धातु हमने समझा कि हिंदी में जो क्रिया है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ये भास कौन सी विषय का है? कौन सी भाषा का है? तो मूल भाषा का, अर्थात मूल भाषा का मतलब हमारे संस्कृत का। अब इस भास धातु का अर्थ की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हो गया विचार प्रकट करना। अब आगे हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि विचार क्या है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप मेरी क्लास देख रहे हो। क्लास को देखते समय आपके मन में अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो विचार का मतलब मानव के वो भाव, मानव के भावों की अध्वर्यात्मक इकाई, अध्वर्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? विचार। अर्थात ऐसे भाव जिनमें आवाज नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? विचार। जिनमें क्या नहीं होती? आवाज, वो क्या है? विचार।
ठीक है, इसका हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। ए का मतलब होता है रहित, निषेधक। फिर ए के बाद ध्वनि और फिर आत्मा। ए यानी रहित, ध्वनि यानी आवाज के, और आत्मा यानी स्वरूप लिए। ध्वनि का मतलब होता है आवाज और आत्मा का मतलब स्वरूप लिए हुए, स्वरूप लिए हुए। तो पहले स्टूडेंट्स, विचार का मतलब आपके समझ में आ गया कि जिसके अंदर आवाज नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हो गई, और भाष धातु का अर्थ हो गया विचार प्रकट कर। अब इसकी परिभाषा के संदर्भ में भाषा की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा हो जाएगी, जैसे अध्वन्यात्मक इकाई है, और जैसे ये अध्वन्यात्मक इकाई ध्वनि का रूप धारण करती है, ध्वनि का रूप धारण करते ही ये आपके भाषा की परिभाषा बन जाती है। तो भाषा की परिभाषा हो जाएगी, अपने विचारों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी बात समझ में आई होगी। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने भावों को विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, और जिसके लिए जिस साधन का उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। अब भाषा की परिभाषा, इसके बाद आप समझेंगे आगे भाषा की विशेषताएं, कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं। यहां तक की बातें सभी स्टूडेंट की समझ में आ गई। अब भाषा की हम विशेषताओं की बात करें। भाषा की विशेषताएं, ये जो हमारी भाषा होती है, ये सबसे पहले तो ये अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित होती है, अर्जित होती है। एक तो होता है अर्जित और एक होता है जन्मजात। यदि भाषा जन्मजात होती तो भाषा की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय से लेकर आज तक भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 2, सामाजिक स्वरूप वाली होती है। अर्जित होती है, सामाजिक स्वरूप होता है। नंबर 3, मानक स्वरूप वाली होती है। मानक स्वरूप वाली होती है।
नंबर 4 परिवर्तनशील होती है। नंबर 5 कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। तो प्यारे फ्रेंड्स, भाषा की विशेषताएं होती है, एक तो भाषा अर्जित होती है, सामाजिक यानी व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, मानव स्वरूप वाली होती है। मानव स्वरूप का मतलब होता है कि इसकी एक निश्चित लिपि होती है, जैसे ए को हम ऐसे लिखते हैं, ये तरीका जो है वो क्या कहलाता है, मानव स्वरूप। फिर है परिवर्तनशील, यानी भाषा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। नंबर 5 है कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। जैसे मैं क्लास शुरू कर रहा हूं और उससे पहले मैं आपसे पूछूं कि प्यारे फ्रेंड्स, आप बताइए कि क्या हिंदी विषय का संपूर्ण ग्रामर आपको अच्छी भली भांति आता है क्या? तो आप में से अधिकांश का जवाब ये होगा कि सर नहीं आता है। इसका मतलब भाषा और व्याकरण अभी आपके लिए क्या है, कठिन। जैसे ही मैंने भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय आपको पढ़ाऊं और धीरे धीरे मैं यहाँ से आपको वाक्य शुद्धि तक आपको व्याकरण कंप्लीट करवा देता हूँ और उसके बाद मैं आपसे कोई टॉपिक पूछता हूँ, तो फिर पहले शुरू नहीं किया, उससे पहले आपके लिए क्या है, कठिन। जैसे ही मैंने शुरू कर दिया, समझा दिया अच्छे से आपको, फिर आपके लिए वो टॉपिक क्या हो गया, सरल। तो आपकी भाषा है जो कठिन से सरल की ओर चलती है। तो एक बार मैंने जो यहाँ तक आपको टॉपिक पढ़ाया है, इसको मैं पुनः रिवीजन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने बात की है, आज का हमारा प्रकरण है जो आपकी हिंदी विषय है, इसमें भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने भाषा शब्द का पोस्टमार्टम किया और भाषा शब्द का पोस्टमार्टम जो किया हमने, तो उसमें भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। भाष धातु का जो धातु वाली बात आई, तो धातु भाषा जो है वो संस्कृत की है। भाषा भाष धातु जिसका अर्थ विचार प्रकट करना है। विचारों के बारे में मैंने बताया आपको कि ध्वन्यात्मक इकाई को हम विचार कहते हैं। फिर उसके बाद हमने परिभाषा पढ़ी कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। फिर हम पढ़ रहे हैं भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताओं में प्यारे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, ये अर्जित होती है यानी जन्मजाति होती, इसको समाज में रहकर अर्जित किया जाता है। सामाजिक स्वरूप है यानी समाज में ही व्यक्ति पलता है, बड़ा होता है, सीखता है, समझता है। मानव स्वरूप वाली होती है यानी इसकी निश्चित लिपि होती है। परिवर्तनशील यानी इसमें बदलाव होता रहता है। फिर ये जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में जो चलता है बड़ी क्लासों में टीचर्स वगैरह के लिए, तो कठिन से सरल की ओर होती है। तो यहाँ तक की बात मेरा मानना है आपके समझ में आई होगी। अब आगे इस टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। प्यारे स्टूडेंट्स, किसी भी विषय को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक जो अवधारणाएं क्या दी है मनोवैज्ञानिकों ने, वो समझिए। किसी भी बात को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए जिज्ञासा। कौन सा होना चाहिए? जिज्ञासा। जिज्ञासा कहते हैं
जानने की, एक तो होता है जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, और एक होता है जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा है, उसके बाद अनुकरण, फिर है आपके अभ्यास। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक जो अवधारणा है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये 3 गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए तो वो भाषा को जल्दी से और अच्छे प्रकार से सीख पाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी विषय को सीखने के लिए व्यक्ति के मन के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा जब किसी कार्य के प्रति, किसी विषय के प्रति होती है तो व्यक्ति जल्दी से सीख पाता है, क्योंकि सबसे पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। यदि इच्छा नहीं है तो एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आप किसी पशु को, बैल को पानी के पीने के स्थान तक तो ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी तो तभी पिएगा जब उसकी इच्छा होगी, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होनी चाहिए किसी विषय को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। यदि जिज्ञासा है तो उसके बाद आपको अनुकरण, आप कहोगे सर अनुकरण किसे कहते हैं? अनुकरण कहते हैं के जैसा, के अनुसार। अनुकरण यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे कैसे आप बोल के अनुकरण कर रहे हो, तो ये आपका वाचन का अनुकरण हो गया। मैं जैसे लिख रहा हूं, जैसे अक्षरों की बनावट कर रहा हूं, वैसे आप कर रहे हो। यानी अनुकरण के द्वारा भी भाषा को सीखा जाता है। सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर आप अनुकरण करेंगे, और नंबर 3 पे कहा है अभ्यास। अभ्यास कहते हैं किसी भी कार्य, किसी कार्य को बार बार करना ही अभ्यास कहलाता है। यानी एक बार हमारे से गलती होती है, दोबारा कम होती है, तीसरी बार उससे कम, चौथी बार या 5वीं बार हम जब उस कार्य को बार बार करते हैं तो बार बार करने से उस कार्य में इतनी दक्षता, इतना निखार आ जाता है कि आगे चल के गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तो ये किसी भी भाषा को सीखने के लिए ये मनोवैज्ञानिकों की अवधारणा है, और मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जल्दी सीखता है। अभ्यास के बारे में एक कविवृंद की पंक्ति है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत रूप सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से जड़ में भी मति डाली जा सकती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद भाषा के विकास क्रम, यानी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। भाषा का विकास व्यक्ति में किस प्रकार से होता है। विकास के क्रम के जो कौशल है वो सबसे पहले व्यक्ति में भाषा का विकास होता है सुनना, फिर होता है बोलना। सुनने का होता है सबसे पहले, फिर होता है बोलने का, फिर होता है पढ़ने का, फिर होता है लिखने का। यानी भाषा के जो विकास का क्रम है इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं सुबो पल्ली। सु का मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी भाषा सबसे पहले जो बालक होता है वो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो सुनने की जो योग्यता है ये जन्मजात होती है। सुनता है, सुनने के बाद व्यक्ति के अंदर अगला कौशल का विकास होता है बोलने का,
फिर पढ़ने का और फिर लिखने। इस प्रकार से भाषा का विकास होता है। भाषा विकास क्रम हुए। तो आज के टॉपिक को हमने एक बार पुनः शुरू से यहाँ तक के टॉपिक की दोबारा चर्चा करते हैं, बड़े ध्यान से आप समझते जाए। एक बार मैंने जो आज का टॉपिक पढ़ाया है तो दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, बढ़ जाए। सबसे पहले हमने बात की थी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है? भास। कौन सी धातु से? भास धातु। भास धातु आपके मूल भाषा का शब्द है। मूल भाषा अर्थात आपके संस्कृत। ठीक है। इस भास धातु का अर्थ आपसे पूछे तो अर्थ बताना है आपको, विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। अब आगे बताया था मैंने आपको कि विचार क्या है, तो विचार के बारे में मैंने आपको बताया था ये अध्वन्यात्मक इकाई होती है। कौन सी इकाई? अध्वन्यात्मक, अर्थात आपके मन का वह भाव जिसमें क्या नहीं है? आवाज। फिर हमने बात की थी परिभाषा की, भाषा की परिभाषा की बात की थी। अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। फिर हमने बात की थी भाषा की विशेषताओं में हमने कहा था कि ये अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति या अर्जित स्वरूप वाली, सामाजिक स्वरूप वाली, मानक स्वरूप वाली, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, परिवर्तनशील, होती है। ये बातें हमने की यहां तक। फिर हमने बात की थी कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, भाषा को सीखने के लिए कौन से दृष्टिकोण की बात की थी? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति के अंदर सबसे पहले किसका होना आवश्यक है? जिज्ञासा। यदि जिज्ञासा है तो उसके, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, और जिज्ञासु कहते हैं जानने की इच्छा रखने वाला। सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर जिज्ञासा है तो उसे अनुकरण, और फिर लास्ट में अभ्यास। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि किसी भी भाषा को अच्छे से सीखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा के बाद उसे अनुकरण करना चाहिए,
और फिर लास्ट में अभ्यास करना चाहिए। अनुकरण का मतलब के अनुसार, के जैसा, और अभ्यास का मतलब एक ही कार्य को बार बार करना। तो प्यारे फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं मौखिक वाचन करवा रहा हूं। सबसे पहले आज हमने चर्चा की थी भाषा शब्द की। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई थी। धातु का मतलब आपके संस्कृत की, भाष धातु का अर्थ हुआ था विचार प्रकट करना। भाषा की परिभाषा हुई थी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। फिर हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने भाषा का मनोवैज्ञानिक स्वरूप, यानी किस तरीके से जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास का होना जरूरी है। तो प्यारे फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।